गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में जेनेटिक्स का हमने कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट होमिनेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि जो इनहेरिटेंस होगा, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक मटेरियल्स, वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, जेनेटिक डीएनए अमाउंट, तो वो कैसे इनहेरिट होगा, वो चीज़ की हम बात करें। हम लोग पिछले क्लास में अब तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि ये क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम पर अगर इस लोकस पे कोई एलील प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, तो वो यहाँ भी प्रेजेंट है, सेम पोजीशन पे होगा होमोलोगस क्रोमोसोम में। इतनी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें डायरेक्टली। मैं आपको बता दूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले कि भाई हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेंडल। मेंडल साहब की जो 1865 में जो इनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड हुआ था, वो कुछ साल तक, इवन 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा। फिर उनके बाद 3 साइंटिस्ट आए। 3 साइंटिस्ट कौन सा है? एक है डिवोइस वाले, और दूसरे हैं कोरन्स, और तीसरे हैं टिशरमैक। ये तीनों ने मिलकर के इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी किया रिजल्ट्स ऑफ मेंडल को। ठीक है। अच्छा, ये जो अनरिकॉग्नाइज था इतने दिन तक, वो क्यों रहा? क्योंकि भाई एक तो इन्होंने मैथमेटिकल टूल यूज़ किया था जो कि उस समय बिल्कुल ही नया था। माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट दौर नहीं था वो उतना, जिसकी वजह से उन्होंने, उनकी कुछ ड्रॉबैक भी थी, उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ बढ़िया सा नहीं दे पाया था। तो इसीलिए इनका जो, और उनकी पब्लिसिटी भी नहीं थी, कम्युनिकेशंस, है ना, इसलिए उनका ये इतने दिन तक रिकॉग्नाइज रहा। फिर उसके अनरिकॉग्नाइज रहा, फिर उसके बाद उनका रिकॉग्नाइज हुआ, फिर उसके बाद जो है इनको क्या किया, फिर बाद में इनकी पब्लिकेशन को वैल्यू दे दी गई। समझ में आई बात? आपको मैं एक चीज़ ये समझाना चाहूँगा कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपसे पूछे कि देने वाले साइंटिस्ट कौन हैं, तो आप बोल देंगे सटन एंड बॉवेरी। कौन है? सटन एंड बॉवेरी। ये 1902 में इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, ये मेंडल साहब ने जो हमें बताया है उसी का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे जीन ट्रांसफ़र होता है, कैसे। समझ में आए बात? उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ये दोनों ने हमें ये चीज़ बताया है वो ये कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है वो पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन के। समझ में आए बात? तो यही क्रोमोसोमल मूवमेंट का उन्होंने एक्सप्लेन किया, किसको? मेंडल साहब के लॉ को। ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम को मैं ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे क्या जीन प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम है। जब मान लीजिए गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ये सेपरेट होगा, तो इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा? जीन भी। जैसा क्रोमोसोम बिहेवियर शो करेगा वैसा ही जीन भी शो करेगा, साथ साथ जाएगा। फिर उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं, जब हम सेल साइकिल, सेल डिवीज़न हमने पढ़ा है, वहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि जो क्रोमोसोम है उसका जो एस फेज में जाने के बाद डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, फिर उसके बाद इक्वेटोरियल प्लेट पे जाने के बाद एक अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में 4 हमें जर्म सेल का प्रोडक्शन मिलता है। इतनी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर याद ना हो तो वो अभी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है। उसकी बाद की बात मैं बताऊँ, उन्होंने ये बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो चला जाता है किसमें? मियोसिस डिवीज़न में, क्योंकि उसको गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है, और जब वो गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है तो वो हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है, यानी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट रिटेन्ड द डिप्लॉयड कंडीशन, फिर फर्दर अपने डिप्लॉयड कंडीशन में चला जाता है। मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। क्या नाम था उनका? टी.एच. मॉर्गन।
टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया टीएच मॉर्गन साहब ने। अब मैं आपको बता दूं जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ड्रोसोफिला पर किया था। किस पर किया था? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला इनका जो नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इनको, यानी फ्रूट फ्लाई पर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। इसीलिए मॉर्गन साहब को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। समझे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको कहा। इन्होंने ड्रोसोफिला पर कैसे क्यों लिया भाई? ड्रोसोफिला को चूज क्यों किया था? कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि इसका लाइफ साइकिल जो था बहुत कम था, लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूस करते थे सिंगल मेटिंग में। सारी चीज़ें मैं भी लिखूंगा। और ये जो था इजी था ग्रो करवाना लेबोरेटरी में, और इसमें आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते कौन मेल पार्ट है कौन फीमेल है ना, मेल और फीमेल स्पेसीज को। तो ये सारी चीज़ें, और ये जेनेटिक के लिए, जेनेटिक स्टडी के लिए बहुत सूटेबल था, इसलिए मॉर्गन साहब ने इसको लिया था। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो मेंडल साहब था, जो मेंडल साहब थे हमारे, और मॉर्गन साहब जो अब आए हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं कुछ चीज़ें आगे हो सकता है भूल जाऊँ, मैं जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही मैं सारी चीज़ बताते जा रहा हूँ। मेंडल साहब ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उस डायहाइब्रिड के क्रॉस में जैसे मान लीजिए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल भी लिया था, तो इसका F1 जनरेशन हमें जो मिलना था वो तो मिला था, ठीक है। उसके बाद जो F2 जनरेशन था, हमें F2 जनरेशन के केस में हमारा रेशियो आया था 9:3:3:1। ये रेशियो आया था। 16 टाइप के ज़ायगोट का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन मॉर्गन साहब ने ये बताया ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि ऐसा रेशियो उनके में कुछ भी नहीं आया था, उनके में ऐसा रेशियो कुछ भी नहीं आया था। जैसा कि इन्होंने मान लीजिए 2 कैरेक्टर लिया था, और फिर इन्होंने जो इनहेरिटेंस देखा, इनका जो इनहेरिटेंस था वो मेंडल साहब से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो कैसे, अभी हम सारी चीज़ देखने वाले हैं। चलिए, तो खैर ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में भी। लिंकेज का मतलब ही होता है भाई जो लिंक्ड है, जो एक जीन दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। जब ये ट्रांसफ़र होगा तो साथ साथ ट्रांसफ़र होगा, और इसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम शो होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि इसका जीन इस पे आ गया और इसका कुछ मटेरियल इस पे आ गया, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेशन। लेकिन रिकॉम्बिनेशन होने के लिए लिंकेज ना हो, लिंकेज कम होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, दोनों के दोनों, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, ये दोनों के दोनों, कैपिटल ए स्मॉल ए कर देता हूँ, ये दोनों के दोनों जब इनहेरिट होंगे तो साथ साथ इनहेरिट होंगे। समझ में आई बात? साथ साथ। इसीलिए जब टाइटली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो वो फिर उसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। क्या होता है? वेरी लॉ रिकॉम्बिनेशन, वेरी लॉ रिकॉम्बिनेशन। लेकिन अगर यही जीन ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो काफ़ी डिस्टेंस है इसमें, तो जब इसको आप यहाँ से लेंगे, उठाएंगे, तो यही पेरेंट का यही वाला पार्ट का होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसमें हम लोग बोलते हैं वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन। समझ में आई बात? खैर ये चीज़ को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एक बार एनसीईआरटी भी आप अगर पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए मैं अपना पॉइंट सबसे पहले सारी चीज़ में मेंशन करता हूँ, फिर मैं जो पॉइंट रहेगा वो मैं समझा दूंगा। ओके, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम। खैर ये चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आइए हम क्या देख रहे हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में हमें मेंडल साहब ने बताया था, और जाहिर सी बात है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स, जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो क्रोमोसोम ही उसको कंटेनिंग करेगा, क्रोमोसोम के थ्रू ही वो ट्रांसफ़र होगा। तो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ साल तक मेंडल साहब की जो पब्लिकेशन है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, कुछ साल तक वो अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा? इसके कुछ रीजंस हैं। बोलिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे मैं यूँ बोल सकता हूँ कि मेंडल साहब ने मैथमेटिकल टूल यूज़ किया था बायोलॉजिकल फेनोमेनन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स।
तो मैथमेटिकल टूल्स बायोलॉजी के प्रोसेस में उस वक्त ये बिल्कुल नया था। एक तो ये कमी ये हो गई थी उनमें, है ना, इसकी वजह से उनके पब्लिक। दूसरा ये कि उन्होंने जो पब्लिकेशन किया था उनमें जो उन्होंने ये बताया था कि जीन्स आर डिस्क्रीट यूनिट, तो ये चीज़ उन्होंने बताया था, इसकी वजह से भी थोड़ा सा उनका पब्लिकेशंस क्या हो गया था। और उनके बाद उनके दौर में उतना अच्छा माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट नहीं था, उस समय उतने वेल डेवलप्ड सारी चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से उनको क्या क्या उनका पब्लिकेशंस एक्सेप्ट बहुत कम हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि इन 1900 3 साइंटिस्ट आए थे दोबारा से रीडिस्कवर करने के लिए मेंडल्स के रिजल्ट को। मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो डी डेवरीज एंड कॉरेंस एंड टस्मार्क, तो टस्मैक जो है ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर के इंडिपेंडेंटली क्या रीडिस्कवरी किया मेंडल्स के रिजल्ट का, एक साथ नहीं इंडिपेंडेंटली किया अपना अपना। ठीक है, अब याद रखिए साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुल्ली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। ठीक है, अब एक चीज मैं यूं बता दूं कि जब ये डेवरीज और कॉरेंस और टस्मैक ये साइंटिस्ट आए तो इनके दौर में एडवांस ऑफ माइक्रोस्कोपी दौर था ये, है ना, उस समय में सारी चीज़ें एडवांस में आ चुकी थी। तो तब इन्होंने सेल को बहुत अच्छी तरीके से देखा कि जब सेल डिवाइड होता है तो इसका क्रोमोसोमल बिहेवियर कैसा होता है, इसमें जेनेटिक चेंजेस कैसे आते हैं। तो वो चीज़ की बात की उन्होंने कि साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुल्ली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो उन्होंने क्या देखा कि एक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर है जो कि डबल हो जा रहा है और फिर उसके बाद डिवाइड हो जा रहा है। तो इन न्यूक्लियस अ स्ट्रक्चर बिकम डबल एंड डिवाइड नोन एज क्रोमोसोम। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई एक स्ट्रक्चर है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस क्या हो रहा है कि जब डिवाइडिंग फेज में जाता है, जब उसमें मियोसिस होता है तो एस फेज में उसके अमाउंट डबल हो जा रहे हैं और उसके बाद वो डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, इन 1902 में जो कि हमारे सटन और बॉबरी साहब ने जो पॉइंट नोट किया था, इन 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। उन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो इन्होंने ये देखा कि जो सेल है ना तो उसमें क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है। किस टाइप से कि यहाँ का जेनेटिक मटेरियल वहाँ जा रहा है, वहाँ का जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसके जो लोकस पे जीन से परसेंट है वो एक्सचेंज हो जा रहा है। तो इस टाइप का उन्होंने कुछ देखा। तो उन्होंने नोट क्या किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने नोट किया कि द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो उन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम का मूवमेंट वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, मतलब जो क्रोमोसोम था वो जैसे कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा था ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, उस वक्त उस पर जो लोकस पर जीन प्रेजेंट था वो भी उसके साथ साथ जा रहा था। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स अकर्स इन पेयर। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स दोनों के दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। द टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस साइट्स उसी को हम लोग लोकस बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। समझ में आई बात। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इतनी चीजें तो हमें पता है कि जब जैसे कि कोई भी सेल, जैसे हम अपने न्यूक्लियस, हम अपने डीएनए अमाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास कितने 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46, है ना, 46 क्रोमोसोम। तो उस 46 का मैं बोलता हूँ ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। जब गैमेटोजेनेसिस होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कितने 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात।
तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है। फिर उसके बाद जब फिर मैटिंग होता है मेल एंड फीमेल के गैमेट का, तो फिर जाकर के ये रिटेन हो जाता है किसमें, डिप्लॉइड कंडीशन में। तो अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि कैसे सेग्रीगेट होता है जर्म सेल में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सेल लिया हैप्लॉइड कंडीशन वाली, समझ में आई बात। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, G1 फेज में मियोसिस में जाएंगे, G1 फेज में जाएंगे, S फेज में जाएंगे, G2 फेज में जाएंगे, फिर उसके बाद किसमें, बोलिए जरा, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर मियोसिस 2 वाला आ जाएगा। तो सारी चीजें आपको पता है जो कि आप पिछले साल पढ़ चुके हैं 11th में, ठीक है। तो हम ये जानते हैं G1 फेज में जब सेल तैयार हो जाता है अपने आप का जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल करने के लिए, तो S फेज में आएगा, S फेज में उसके अमाउंट डबल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इसके भी अमाउंट डबल हो गए, इसके भी अमाउंट यहाँ पे डबल हो गए। जब आप इसमें जाते हैं मियोसिस में, आप जब गए आप G2 के बाद जब मियोसिस में आप गए, तो मियोसिस में जाने के जो कि मियोसिस में एनाफेज है, एनाफेज में क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट करना शुरू हो जाता है। तो मूव करना शुरू किया तो इसको हम लोग बाइवैलेंट भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखें यहाँ पे एक इधर सेपरेट हो रहा है और एक इधर सेपरेट हो रहा है, यानी मियोसिस 2 के एनाफेज में अब ये दिखाया जा रहा है कि जो पेयर में प्रेजेंट था वो अब सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। फाइनली हमने क्या देखा कि वो जर्म सेल फोल्ड 4 जर्म सेल में क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात। तो हमने क्या देखा कि पहले यहाँ पर डीएनए का अमाउंट क्रोमोसोम डबल होता गया, फिर जाकर के लास्ट में क्या हो गया, 4 जर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये चीज यहाँ पे यू कैन सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड फॉर्म अ 4 जर्म सेल। तो पहले तो क्या हुआ कि एस फेज में जाते ही इसके अमाउंट डबल हुए, डबल होने के बाद फिर ये अपने पोल की तरफ मूव करने लगा अपोजिट में। फिर क्या हुआ कि ये सेल यहाँ से डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गया, एक सेल 2 सेल, फिर उसका इस सेल में जो प्रेजेंट था वो अब उसके अंदर का एक दूसरे का पेयर क्या हुआ, सेपरेट होने लगा। अब जाकर के यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया। फाइनली हमें क्या देखा, सेग्रीगेट हो गया। समझ में आई बात। तो ये तो था हमारा कुछ की कॉन्सेप्ट की जो साइंटिस्ट हमारे तीनों ने मेंडल साहब की रिडिस्कवरी की थी उसके बारे में। अब मैं अगर बात करूं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने है, वो कौन है, बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉबरी। कब दिया था, 1902 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आप याद रखिएगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये साइंटिस्ट हमें दिए हैं। अब एक बात मैं बोलूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, जैसे ये मैं क्रोमोसोम यहां पे बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम है, जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिटेन इन डिप्लॉयड कंडीशन, फिर जाकर के ये डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाएंगे। क्लियर है। अब आइए मैं आपको एक चीज ये बताने के लिए जा रहा हूं कि जो आपने तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख लिया, इन्होंने कौन दिया था, बोलिए जरा, सटन एंड बॉबरी साहब ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे जेनेटिक मटेरियल को लेकर के कैरी करता है, कैसे वो सेपरेट होता है, कैसे जर्म सेल में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर के फर्टिलाइजेशन होकर फिर वो अपने फेज में आ जाता है। ये चीज हमने देखा। अब इस चीज को प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन साइंटिस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को टी.एच. मॉर्गन साहब को कहा जाता है। अब वो कैसे, सुनिए जरा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है, इसको उन्होंने चूज किया। तो एक क्वेश्चन मेरा बनता है, व्हाई ही चूज ड्रोसोफिला, व्हाई ही चूज ड्रोसोफिला, उन्होंने ड्रोसोफिला को ही चूज क्यों किया। तो ये चीज आप देखिए कि उन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसके शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं, लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट होता है 2 वीक का, और लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस इसमें देखने को मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन सिंगल मैटिंग, नेक्स्ट इजी टू ग्रो
इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट, क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, इजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन मेल और कौन फीमेल है। एंड सुइटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज, इसलिए ये सारी चीज़ें थॉमस साहब को देखा, मॉर्गन साहब को, और उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया। एक्चुअल में ड्रोसोफिला में उन्होंने ये चीज़ बताया लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बारे में। समझ में आए बात? लिंकेज की अगर हम बात करें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लिंकेज। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि टी.एच. मॉर्गन साहब ने क्या ड्रोसोफिला को चूज़ किया था, क्यों चूज़ किया था, तो ये सारी चीज़ जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये सारी चीज़ आपको आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पर डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में जो मेंडल साहब ने हमें एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 निकल रहा था, वो केस हमें टी.एच. मॉर्गन साहब के एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं दिखा था। वो कैसे, वो आपके एनसीईआरटी में पेज दिए हुए हैं और अभी मैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। समझ में आई बात? तो खैर यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। समझ में आई बात? जो जीन है वो क्या है, क्रोमोसोम के साथ साथ क्या होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम जो बताने जा रहे हैं वो एक्चुअल में टी.एच. मॉर्गन साहब के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया हमें थोड़ा सा लिंकेज के बारे में। लिंकेज की अगर मैं बात करूं तो लिंकेज का मतलब होता है क्या कि ज्वाइनिंग, ठीक है। लिंकेज को यूँ बोल सकते हैं लिंक्ड, है ना। लिंकेज में उन्होंने ये बताया कि भाई ये फिजिकल एसोसिएशन है ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। वो कैसे कि लिंकेज होता क्या है, लिंकेज एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ समझिए। लिंकेज का मैं मतलब ये बता रहा हूँ आपको, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होना, है ना, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में। जैसे मैं अगर ये बोलूँ एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, समझ में आया? तो ये दोनों जैसे ए है और बी है, तो ये दोनों को मैं बोल सकता हूँ कि जब ये ट्रांसफ़र होगा, जब ये इनहेरिट होगा तो दोनों एक साथ इनहेरिट होगा। जैसे आप एक क्रोमोसोम लेंगे और दूसरा क्रोमोसोम ये देखो ये उठा के अगर ले जाएगा तो एक साथ दोनों को लेके चला जाएगा। लेकिन अगर यही थोड़ा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इस केस में अगर ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा तो ये इतना सा ही पार्ट को लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिंकेज नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। तो खैर इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इन केस ऑफ लिंकेज इन डायहाइब्रिड, इन केस ऑफ लिंकेज इन डायहाइब्रिड, इस चीज़ को देखिएगा ज़रा। मैंने डायहाइब्रिड बोला तो डायहाइब्रिड आप कैपिटल ए स्मॉल भी लेंगे, कैपिटल बी स्मॉल भी लेंगे। इस केस में मैं मान लीजिए एक क्रोमोसोम में इसी जगह में यहाँ पर मान लीजिए एक में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है, एक में कैपिटल ए और स्मॉल ए प्रेजेंट है। अब मुझे बताइए कि इसमें जो प्रोड्यूस होंगे गैमेट, वो कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे। गैमेट प्रोड्यूस एक पॉसिबल है कैपिटल ए स्मॉल ए और एक पॉसिबिलिटी है इस कैपिटल बी स्मॉल बी। समझ में आई बात? तो ये दो टाइप के हमें इसमें गैमेट देखने को। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ इनहेरिट करेगा, दोनों के दोनों एक साथ क्या होगा, जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्लोज अरेंज्ड है। जैसे दो दोस्त एक बाइक पे बैठा है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त एक बाइक पे बैठा है, तो पहला दोस्त जहाँ जाएगा दोनों वो भी वहीं चला जाएगा, क्योंकि सट के बैठा हुआ है मोहब्बत में। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अगर मैं इसी चीज को लूं, अगर मैं लूं कि इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ इन डायहाइब्रिड क्रॉस, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स इन डायहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ले रहा हूं मैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा कि एक पर मुझे क्या लेना होगा, एक पर मैंने कैपिटल ए ले लिया, एक में मैंने स्मॉल ए ले लिया, एक में मैंने कैपिटल बी ले लिया, इसमें मैंने स्मॉल ए ले लिया, स्मॉल बी। तो इस केस में कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे बोलिए ज़रा। एक बार इससे इसको कर दीजिए
तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक ये गैमेट, और दूसरा एक बार इसको इससे कर दीजिए तो हो जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल बी एक ये गैमेट, फिर एक बार इसको कर दीजिए तो हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी एक ये गैमेट, फिर एक बार इसको आप इससे कर दीजिए तो हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी एक गैमेट। तो समझ में, इंडिपेंडेंट असॉर्ट के केस में ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ लिंकेज, लिंकेज के केस में हमने क्या देखा कि भाई दो ही टाइप के गैमेट आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पर क्या होगा, इनहेरिट होगा। समझ आए? तो ये चीज उन्होंने बताया था। अब मुझे एक बात बताइए, इस केस में डायहाइब्रिड के केस में, इस केस में हमारे जो F2 जनरेशन थे उसका रेशियो आ रहा था 9:3:3:1, ये रेशियो आ रहा था। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन साहब के केस में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका आप फिर आगे भी करा के देख लीजिए, इस टाइप का कोई भी रेशियो आपको नहीं दिखेगा। तो ये तो था हमारा क्या, लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन की केस में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन के केस में क्या है, रिकॉम्बिनेशन के केस में री मतलब जुड़ना, दोबारा जुड़ना, रिकॉम्बिनेशन। तो मेरी बात यहाँ पर सुनिए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्रोमोसोम मैंने लिया, इस पर आपका क्या है, दोनों अगर एक साथ क्रोमोसोम है और दूसरे क्रोमोसोम में जब ये ट्रांसफ़र होगा तो एक साथ दोनों के दोनों पहुँच जाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन इस केस में ये क्रोमोसोम है यहाँ पे, समझ में आई बात? इस केस में हुआ तो मैंने आपको बोला कि सिर्फ ये वाला पार्ट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है। समझ में आई बात? तो ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस दोनों जीन के बीच में ज़्यादा होगा, उतना लो रिकॉम्बिनेशन, हाई रिकॉम्बिनेशन शो होगा। जैसे यहाँ पे एक दूसरे से क्लोज्ड है, बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, और यहाँ पे बोलेंगे वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन, वेरी, क्योंकि यहाँ पर लूजली अरेंज्ड है, वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन। समझ में आई बात? अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टीएच मॉर्गन साहब के ये थे, स्टूडेंट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड स्ट्रोवेंट। इन्होंने ये काम किया था कि जो जीन का डिस्टेंस है उन्होंने उनको नापा था। क्या नापा था उन्होंने? जीन मैपिंग, यानी डिस्टेंस को। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को निकाला था। जो उनको यूनिट दिया गया था वो है सेंटीमॉर्गन। क्या दिया गया था उनको यूनिट? सेंटीमॉर्गन। समझ में आई बात? तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया वो देखा। मेंडल साहब के रिजल्ट को 3 साइंटिस्ट मिलकर के दोबारा से 1900 में रीडिस्कवरी किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सटन और बॉवरी साहब थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्रोमोसोमल एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने बताया तो उन्होंने ये बताया था कि दोनों के दोनों एज वेल एज क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। समझ में आई बात? अब उन्होंने ये भी बताया था कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें एक पेयर जो जीन का प्रेजेंट है, जो आपका फैक्टर जिसे आप एलील बोल सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होता है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद उन्होंने बोला जो जैसे मियोसिस में कैसे होता है सेग्रीगेशन, उन्होंने बताया कि जैसे क्रोमोसोम है जब वो एस फेज में जाता है तो उसका अमाउंट, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। होने के बाद फिर उसका उसमें सेग्रीगेशन होता है, एन इक्वेटोरियल प्लेट पर जाना स्टार्ट होता है, फिर सेल डिवाइड होता है, फिर जाकर के फाइनली 4 जर्म सेल में लास्ट में आफ्टर सेग्रीगेशन 4 हमें जर्म सेल का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात की टीएच मॉर्गन साहब के, इन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ड्रोसोफिला का जेनेटिक स्पेसिस नेम जो है इस पे वो क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोग्लिस्टर, इसको फ्रूट फ्लाई का नाम है। समझ में आई बात? फिर उनके बाद हमने बोला इन्होंने इसको ही क्यों चूज़ किया, कुछ खास बात थी इसमें, इसीलिए उन्होंने इनको चूज़ किया।
फिर उसके बाद मैंने टी.एच. मॉर्गन साहब का एक कॉन्सेप्ट बताया कि उन्होंने जो लिंकेज को एक्चुअल में डिफाइन किया था। लिंकेज उन्होंने बताया फिजिकल एसोसिएशन है ऑफ अ जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर सेम जीन, दोनों जीन एक जगह प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पर, उसी को उन्होंने लिंकेज कहा था। मैंने बोला था कि जब लिंकेज ज़्यादा होगा, जब क्लोजली अरेंज्ड होगा, तो उस केस में बहुत कम, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन शो होगा। समझ, रिकॉम्बिनेशन के लिए डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं, वो रिलेशन ये है कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन। इनवर्सली का तो पता ही होगा, इनवर्सली का मतलब क्या होता है। तो मैं एक चीज़ और बोल सकता हूं कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, वो कैसे भाई, डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, लिंकेज ज़्यादा तो मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी जाकर के लिंकेज आपका शो होगा। तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन, तो लिंकेज ज़्यादा तो समझिए वहाँ रिकॉम्बिनेशन, अगर मान लो दो जीन आपस में क्लोजली अरेंज्ड हैं तो आप क्लियर बोलिए कि यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम। अगर इस केस में है तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, अगर रिकॉम्बिनेशन है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत डिस्टेंटली अरेंज्ड होगा। समझ आए बात। तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा तो उसमें लिंकेज समझिए बहुत कम है, और लिंकेज ज़्यादा समझिए रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।